साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफल की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, यूपीएसआई, बैंक्स और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर टिक मार्क वाला काम नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, नीचे आंसर दिया जाएगा और उसके जस्ट नीचे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी उस प्रश्न का दिया रहेगा, जिससे आपको रिवीजन करने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। जितने भी परिदृश्य से, आजकल के परिदृश्य से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर डेली कवर करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न 1, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार महामारी से निपटने के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग शुरू किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। तो किस राज्य की सरकार ने अब सैन्य संसाधनों का भी उपयोग करना चालू कर दिया है कोरोना महामारी से निपटने के लिए, और ऐसा करने वाला वो पहला राज्य है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसी योजना चालू की है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए देखते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कोरोना रोगियों को सेना के अस्पतालों और आइसोलेशन केंद्रों में समायोजित किया जाएगा। संभवतः देश में पहली बार एक राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सैन्य संसाधनों का उपयोग शुरू किया है। कहाँ कहाँ पर ये उपयोग किया जा रहा है? तो भोपाल में सेना के अस्पतालों में लगभग 150, जबलपुर में 100 और सागर और ग्वालियर में 40-40 आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की जा रही है। तो अब सैन्य अस्पतालों को भी कोरोना वायरस से निपटने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश सरकार जो है वो पहली सरकार बन गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, अभी हाल ही में किस राज्य में होने वाला इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया है? स्पोर्ट्स का ये प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो भी टूर्नामेंट्स स्थगित किए जा रहे हैं तो वो कहाँ पर आयोजित किए जाने वाले थे वो आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन है आसाम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी है नई दिल्ली। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि नई दिल्ली में जो अभी हाल ही में इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित किया जाने वाला था उससे स्थगित कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस स्टेडियम में ये आयोजित करने वाला था, जो कि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं। तो देखिए, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को नई दिल्ली में कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि के कारण स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में 11 से 16 मई 2021 को आयोजित किया जाना था। तो डेट आपको याद रखनी है, 11 से 16 मई के बीच आयोजित किया जाना था। कहाँ पर? तो नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाने वाला था। ठीक है, तो इसे अब स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3,000 करोड़ का अनुदान देने का फैसला किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? जैसा कि आपको पता है, जो आपकी कोवैक्सीन बनी हुई है, कोविड-19 का जो टीका बना हुआ है, उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। ठीक है, तो अभी सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया है किसको? इसी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो ये कहाँ पर स्थित है यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है गांधीनगर और ऑप्शन डी है पणजी। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं और आपको ये भी बताएंगे कि इसके एमडी और सीईओ कौन है, क्योंकि ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन जो है उसका निर्माण का कार्य जो है वो आपके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जा रहा है। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि पुणे में स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसे SII भी कहते हैं। तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। देखिए, सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के लिए 3,000 रुपये का अनुदान के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो अभी SII ने कहा था कि हमें 3,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जिससे कि हम जो आपका कोरोना वायरस है इसके लिए वैक्सीन का निर्माण कर सकें। SII इस जो अनुदान दिया जाएगा इसका उपयोग कहाँ करेगा? तो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन बनाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यानी एस्ट्राजेनेका नाम से एक और कोविड-19 की वैक्सीन बनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो टीका बाहर से मंगवाने की अपेक्षा अपने घर में ही बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और घर में कौन बनाएगा? जो अपना घर की जो आपकी इंस्टीट्यूट होगा। तो जो SII है वो भारत की इंस्टीट्यूट है टीका बनाने की, तो लगभग सारे वैक्सीन जो है वो SII के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी SII ने मई 2021 के अंत तक अपनी मासिक क्षमता को 70 मिलियन से बढ़ा करके 100 मिलियन कर दिया है। ठीक है,
तो ये इसका मानना है कि हम 100 मिलियन तक जो है टीके बना सकते हैं। और विश्व की सबसे बड़ी मतलब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है कौन सी? SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए एमडी की बात कर लेते हैं। तो इस कंपनी के एमडी कौन है? तो साइरस पूनावाला एमडी हैं। और सीईओ कौन है? तो अदार सी पूनावाला जो है वो सीईओ हैं SII के। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने अपने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षा का शुभारंभ किया है? आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है ए, यानी कि उड़ीसा ने जो है अपने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कार्यक्रम का स्थापना की है। देखिए, तो देखिए तमिलनाडु में कैदियों के स्वास्थ्य और व्यवहार में सुधार करने के लिए ईसा फाउंडेशन ने 19 अप्रैल 2021 को 10 दिनों के लिए विशेष ऑनलाइन योग सत्र चालू किया है। तो किसने चालू किया ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु ने चालू किया है। और किस फाउंडेशन ने? तो ईसा फाउंडेशन ने चालू किया है। 19 अप्रैल 2021 से 10 दिनों के लिए योग कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5, 17 अप्रैल को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले जो 2020 वाला जारी किया गया था और उसके जस्ट बाद ही आपका NTPC का एग्जाम था। तो NTPC में कम से कम 5 से 6 बार हेनले पासपोर्ट वाला प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है। तो आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सब में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ऑप्शन है 32वां, ऑप्शन बी है 84वां, ऑप्शन सी है 85वां, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 52वां। तो भारत का कौन सा स्थान है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में? आपको पूरी जानकारी देंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है। पहले इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 84 यानी 84वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, जो 17 अप्रैल को जारी किया गया है। आइए देखते हैं। तो देखिए 17 अप्रैल को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने सभी शक्तिशाली पासपोर्ट की अपनी सूची जारी की है। इस सूची में भारत को 84वां स्थान दिया गया है, अर्थात भारत के नागरिक 58 से अधिक स्थानों पर वीजा मुक्त या फिर वीजा ऑन अराइवल यात्रा कर सकते हैं। तो किस आधार पर दिया जाता है? तो इसी आधार पर दिया जाता है कि आपका पासपोर्ट कितना ज़्यादा शक्तिशाली, यानी आप कितने देशों में बिना वीजा के जाकर के यात्रा कर सकते हैं, या वीजा ऑन अराइवल यानी आपको वहाँ पहुँचने के बाद वीजा दिया जाएगा। तो ऐसे कितने देशों में आप यात्रा कर सकते हैं, उसी के आधार पर यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तय किया जाता है। चलिए देखते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है। तो देखिए प्रथम 3 स्थान पर क्रमशः जापान, सिंगापुर, जर्मनी और दक्षिण कोरिया, यानी पहले स्थान पर जापान है, दूसरे पर सिंगापुर है और तीसरे पर जर्मनी और दक्षिण कोरिया एक साथ में है। और सबसे नीचे कौन है? तो अफगानिस्तान 110वें स्थान पर सबसे नीचे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए अभी हाल ही में किस देश ने भारत को अपनी ट्रैवल रेड लिस्ट में शामिल किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो किस देश ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में जारी किया है? ट्रैवल रेड लिस्ट का अर्थ क्या है? आइए देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ब्रिटेन ने भारत को ट्रैवल रेड लिस्ट में जारी किया है। आइए देखते हैं। तो ब्रिटेन ने कोरोना वायरस मामलों के विस्फोट के बाद भारत पर अपना सबसे सख्त यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नई दिल्ली यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया है। जैसा कि आपको पता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में इतना विस्फोट हुआ है भारत में कि उन्होंने अपनी यात्रा रद्द कर दी है। साथ ही साथ भारत को जो है वो रेड लिस्ट में डाल दिया है, यानी कि भारत में ब्रिटिश और आयरिश नागरिक को छोड़ करके भारत का कोई भी नागरिक ब्रिटेन में एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भारत को ब्रिटेन की रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है यहाँ पर बोरिस जॉनसन ने। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए किस देश के हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह की सतह पर सफल उड़ान करके इतिहास रच दिया है? ऑप्शन है रूस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है भारत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। आइए देखते हैं किस देश के हेलीकॉप्टर ने यहाँ पर मंगल ग्रह पर भी उड़ान भर ली है। चलिए देखते हैं। सही आंसर डी, यानी अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर है उसने मंगल ग्रह पर उड़ान भर के एक नया इतिहास रच दिया है। आइए इस प्रश्न के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए नासा के मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल पर सफल उड़ान भर के इतिहास रच दिया। लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने 19 अप्रैल 2021 को एक सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की शुरुआत की है। तो जैसा कि आपको पता है, नासा ने कुछ दिनों पहले अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा था। कहाँ पर? मंगल पर जिसका नाम क्या था? तो इंजेन्यूटी उसका नाम था। उसने 19 अप्रैल 2021 को अपना जो है टेक ऑफ कर लिया है। ठीक है, यानी कि उड़ान भर ली है। इसका उपयोग
किस में किया जाएगा? तो इसे 10 फीट सीधे ऊपर चढ़ने और फिर मंगल की सतह के ऊपर मंडराने और उसकी परिक्रमा करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो नासा यानी कि अमेरिका, तो अमेरिका यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। और हेलीकॉप्टर का नाम आपको जरूर याद रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए है 18 अप्रैल, ऑप्शन बी है 19 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है 12 अप्रैल। तो विश्व यकृत दिवस या फिर लीवर डे कब मनाया गया? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस या फिर वर्ल्ड लिवर डे मनाया गया है। अब इसकी थीम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, लीवर से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 की थीम क्या है? तो कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। ये वर्ष 2021 की वर्ल्ड लिवर डे की थीम है, आपको थीम जरूर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको लीवर के बारे में कुछ जानकारी दे दें तो मस्तिष्क को छोड़कर यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंग होता है। यह शरीर के पाचन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? लीवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए, देश में कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए भारत सरकार ने कब से टीकाकरण के तीसरे चरण की घोषणा की है? यानी कि अब टीकाकरण का तीसरा चरण की शुरुआत होने वाली है। इसके कुछ नियम हैं, वो नियम भी आपको बताएंगे। आइए देखते हैं कब से शुरुआत होने वाला है। ऑप्शन है 1 मई 2021, ऑप्शन बी है 5 मई 2021, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 2021 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 25 अप्रैल 2021। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि 1 मई 2021 से टीकाकरण का तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, भारत ने 1 मई 2021 से कोविड-19 टीकाकरण की चरणबद्ध और त्वरित चरण की तीसरे चरण की यहाँ पर रणनीति की घोषणा कर दी है। इस चरण में 18 वर्ष की ऊपर का हर व्यक्ति कोविड-19 टीका प्राप्त करने का पात्र होगा। जैसा कि आपको पता है, अब जो आपका कोरोना स्ट्रेन आया है, इसमें 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार ने ये जो नया नियम बनाया है कि अब जो तीसरा चरण है, इसमें 18 वर्ष से अधिक का जो भी व्यक्ति होगा वो टीकाकरण का पात्र होगा, उसे टीका लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में 23 अप्रैल से पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है झारखंड या फिर ऑप्शन नंबर डी है मेघालय। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर डी है कि मेघालय ने यहाँ पर रोक लगा दी है। 23 अप्रैल के बाद कोई भी पर्यटक मेघालय में एंट्री नहीं कर सकता है। देखिए, 19 अप्रैल 2021 को मेघालय सरकार ने 23 अप्रैल 2021 से अन्य राज्यों के पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। यानी दूसरे राज्यों से कोई भी पर्यटक अब मेघालय में एंट्री नहीं कर सकता है। इससे पहले 2 लोग ऐसा काम कर चुके हैं, यानी गुजरात ने भी कहा था कि आप एंट्री नहीं कर सकते, केरल ने भी मना कर दिया कि आप एंट्री नहीं कर सकते हैं जो भी बाहर के लोग होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मेघालय ने अब नया यहाँ पर नियम जारी कर दिया है। हालांकि मेघालय में स्थानीय पर्यटन पहले की तरह ही जारी रहेगा। राज्य में उन पर्यटन स्थलों को भी बंद कर दिया जाएगा जिनमें पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक रहती है। तो पर्यटन के आधार पर किसने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया है, यानी कि अदर स्टेट वालों को आने से मना कर दिया है, तो वो आपका मेघालय है, याद रखिएगा। और कुंभ की वजह से किसने मना किया था? तो गुजरात ने कहा था कि कुंभ से जो भी आ रहा है उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे और डिटेल में पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में लिखता है उनका नाम अगले दिन वाली वीडियो में लिया जाता है। तो देखिए, कल के प्रश्न का सही उत्तर था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये हमने आपसे पूछा था। किस किसने सही आंसर दिया, आइए उनके नाम देख लेते हैं। तो कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, संध्या पाटले ने बिल्कुल सही आंसर दिया और काफ़ी डिटेल में लिखा है, संगीता धुड़वे ने काफ़ी डिटेल में लिखा है और तृप्ति दुबे ने भी यहाँ पर डिटेल में लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने इतने सारे डिटेल में लिखा है। ठीक है, चलिए आज की प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो आज का प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है? याद रखिएगा, प्रश्न जो है वो आपके इसी वीडियो से संबंधित है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस जगह पर होती है, जिसे देखने के लिए बाहर से लोग भी आते हैं। ठीक है, तो आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितनी जानकारी आपको मिल सके उतनी अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं। और एमपीपीएससी वालों के लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आते रहते हैं। तो आज 12:30 बजे आपके लिए एक और प्रैक्टिस सेट आने वाला है। प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।